हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं उमाशंकर गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार श्री रमा एकेडमी में। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग का एटम बम सीरीज चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोग यूनिट 7 जो है एमपीपीएससी प्री का जो यूनिट 7 है साइंस, टेक और एनवायरनमेंट, इसे हम लोग 40 घंटे में खत्म कर रहे हैं, जो कि कंप्लीट कोर्स YouTube पर फ्री में अवेलेबल हो रहा है। साथियों, अब होगा साइंस का डर खत्म, मतलब साइंस का डर का खात्मा करने के लिए इस सीरीज को लाया गया है। आप लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड होती है यूनिट 7 के लिए और बहुत ज्यादा डर भी होता है, तो इसी डर को खत्म करने के लिए हमने ये सीरीज चलाया हुआ है। एक सेशन आ चुका है, आप लोग उसे देख सकते हैं, है ना। तो बहुत ही शानदार तरीके से ये पूरा का पूरा डिजाइन किया गया है इस पूरे कोर्स को मेरे द्वारा। तो आप लोग इसे देखिए और प्यार बनाए रखिए, समझ रहे। तो सपोर्ट करिए। आप कैसे करेंगे, नीचे बटन दिया हुआ है, उस तरीके से शेयर करके, है ना। तो हमें भी क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा। हम लोग जो है इस यूनिट 7 के सिलेबस के अकॉर्डिंग मौलिक सिद्धांत स्टार्ट किए हैं। फिजिक्स का हमने जितना भी मौलिक सिद्धांत हो सकता है हमने आपको बताया। जो बचे हैं आज के सेशन में देखेंगे, फिर केमिस्ट्री और बायोलॉजी के भी सारे प्रिंसिपल्स एक एक करके खत्म करेंगे। इसी तरीके से सारा सिलेबस कंप्लीट होगा फटाफट। ये फीचर्स मैंने आपको बता रखा है कि यूनिट 7 40 घंटे में अकॉर्डिंग टू सिलेबस होगा। एमसीक्यूज ऐप पर आपको करने को मिल जाएगा। करंट अपडेटेड पूरा का पूरा कंटेंट रहेगा। पीडीएफ आप मांगोगे तो आपको पीडीएफ मिलेगा। कहाँ मिलेगा? ऐप पर मिलेगा। तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। टेस्ट सीरीज वहां पर अवेलेबल है, फ्री में मॉक टेस्ट लगा सकते हो। प्रीवियस ईयर के भी टेस्ट वहां उपलब्ध हैं, उनको भी लगा लो। 21 के, 20 के, 19 के अपलोड हो गए हैं, ठीक। तो इसे आप लोग यूज कर सकते हो, उपयोग में ला सकते हो। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइंस हमने शुरू कर दिया है। हमने आपको बताया था क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है इस पर्टिकुलर सेक्शन को। तो यहां पर आप प्रिंसिपल पढ़ सकते हो कि प्रिंसिपल बोलता क्या है, इस प्रिंसिपल को प्रतिपादित किसने किया है उसे याद रखना है, और इससे संबंधित जितने भी उदाहरण हो सकते हैं उसे याद रखना है। इतनी बातें हमको अच्छे से पढ़ना है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइंस में, चाहे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, चाहे बायोलॉजी का हो। क्लियर है बात? चलिए, ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दिया है। ये है आपका क्या, फिजिक्स का सिलेबस। फिजिक्स में जितने भी सिद्धांत हैं मैंने आपको 2 पेज में अरेंज कर दिया है। लगभग यहां तक मैंने कवर करा दिया है ऊष्मागतिकी के नियम तक लास्ट सेशन में। अगर नहीं देखे हो तो उसे कंटिन्यू करो आप, ठीक है। संवेग संरक्षण का नियम, ये सारी चीजें जो बच गई हैं इसे अभी हम लोग खत्म करेंगे आज के सेशन में, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए हमारा आज का सेशन, जो कि ऊष्मागतिकी हमने लास्ट सेशन में देख लिया है, ठीक। डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर प्रभाव क्या होता है? डॉपलर प्रभाव साथियों, एक स्रोत है और एक श्रोता है। स्रोत से ध्वनि निकल रही है और श्रोता इस ध्वनि को सुन पा रहा है। अब क्या होगा, इस स्रोत और श्रोता के बीच में एक सापेक्षिक गति होगी, ठीक। एक सापेक्षिक गति हो रहा है जिसकी वजह से जो ध्वनि है, ध्वनि की आवृत्ति में, फ्रीक्वेंसी में कुछ परिवर्तन होगा, जिससे कि ध्वनि तेज या धीमी इस श्रोता को सुनाई देगा। इसी पर्टिकुलर प्रभाव को, इसी इफेक्ट को क्या बोला जाता है? डॉपलर प्रभाव, डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। क्लियर है बात? समझिए स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। जब किसी ध्वनि स्रोत, ये क्या है? सोर्स है। सोर्स कौन सा? जहां से ध्वनि निकल रही है। स्रोत और श्रोता के बीच जब आपेक्षिक गति हो, जब आपेक्षिक गति हो तो क्या होगा? श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति बदली हुई प्रतीत होगी। जो वास्तविक ध्वनि आ रही होगी वहां से, उससे उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज महसूस होगा, प्रतीत होगा। ऐसा बिल्कुल एग्जैक्ट जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी पर ध्वनि सुनाई नहीं देगा। ऐसा कैसे होता है? आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हो कि आपके घर के पास एम्बुलेंस वगैरह आते हैं तो हॉर्न मारते हुए आते हैं बहुत तेजी से, है ना। गैस की गाड़ी आती है या फिर एम्बुलेंस आता है, पुलिस का या गाड़ी हो जाए कोई भी, या फिर आजकल वो फटफटिया बुलेट वगैरह धड़ 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 करते हुए आते हैं, बहुत तेज आवाज आती हुई है, प्रतीत होती है। फिर उसके बाद थोड़ी समय के बाद उनकी आवाज क्या होती है? धीरे धीरे डाउन हो जाती है। तो हो क्या रहा है? आप हो श्रोता
और वो है सोर्स, ध्वनि प्रोड्यूस कर रहा है। अब वो जैसे जैसे आपकी ओर आ रहा है, मतलब श्रोता और स्रोत के बीच में अपेक्षित गति हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, ध्वनि में क्या हो रहा है, बदलाव आ रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी क्या है, आवृत्ति चेंज हो रही है, जिसकी वजह से आपको वो तेज सुनाई दे रहा है जब वो आपके पास आ रहा है। जैसे ही आपसे दूर गया तो उसकी ध्वनि में क्या हुआ, उसकी ध्वनि में आवृत्ति में कमी आया, जिसकी वजह से ध्वनि डाउन हो गई जब वो आपसे दूर जा रहा है। तो श्रोता और स्रोत के बीच में आपेक्षिक गति होने के बाद क्या होगा, उस ध्वनि की फ्रीक्वेंसी में बदलाव प्रतीत होगा, किसे, उस श्रोता को। इसी इफेक्ट को डॉपलर इफेक्ट, इस प्रभाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। क्लियर है बात। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, और एक होता है हमारा वेवलेंथ, जिसको लेमडा से डिनोट करते हैं, लेमडा। तो अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो लेमडा डिक्रीज होगा। लेमडा का मतलब होता है तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य मतलब कोई वेव जो है वो इस तरीके से संचरित होती है। अगर एक सेकंड में ये कितनी वेव जनरेट हो रही है, इसको बोला जाता है आवृत्ति। और एक वेव की जो लेंथ होती है, ये बोला जाता है वेव लेंथ, तरंग दैर्ध्य। ये चीज समझना है, और एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये एक्स्ट्रा फैक्ट में नोट कर लो। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो तरंग दैर्ध्य कम होगा, तरंग दैर्ध्य बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति, ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्लियर है बात। तो इस इफेक्ट को आपने समझ लिया। अब इस इफेक्ट को क्या है, हम लोग प्रैक्टिकली यूज करते हैं कुछ अपने आसपास की चीजों में। तो उदाहरण के तौर पर याद रखना कि डॉपलर का जो प्रभाव है, इसका यूज जो है, उदाहरण जो है, तारों और आकाशगंगा की गति का अनुमान लगाने में करते हैं। जो तारे हैं, आकाशगंगाएं हैं, इनके बीच में आपेक्षिक गति है, आपेक्षित गति हो रही है। तो इनकी गति का अनुमान हम लोग डॉपलर इफेक्ट से लगा सकते हैं। वायु में उड़ते हुए विमान का वेग ज्ञात करने में, वायु में क्या होगा, विमान उड़ेगा, उससे ध्वनि प्रोड्यूस हो रही है, ध्वनि साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, उस साउंड की फ्रीक्वेंसी को मेजर कर करके हम उस एरोप्लेन का वेग बता सकते हैं, वेलोसिटी बता सकते हैं। तो इसका वेग ज्ञात करने में डॉपलर इफेक्ट का प्रयोग कर रहे हैं। जल के भीतर पनडुब्बी का वेग ज्ञात करने में, जल के भीतर कोई पनडुब्बी है, सबमरीन है, वह किस वेग से जा रही है, ये भी पता कर सकते हैं, क्योंकि उससे कोई ना कोई साउंड प्रोड्यूस हो रहा होगा। उस साउंड को हम लोग ट्रैक करेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी में जिस हिसाब से बदलाव होगा, उस फ्रीक्वेंसी में बदलाव को देख करके उसकी स्पीड, उसकी वेग को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। और साथ ही साथ रक्त प्रवाह के दर का मापन भी किया जा सकता है। जो आपके शरीर में खून का संचार हो रहा है, रक्त का प्रवाह हो रहा है, वह किस दर से आगे बढ़ रही है, इसे भी मेजर किया जा सकता है। किस इफेक्ट के द्वारा, तो डॉपलर के द्वारा। 4 उदाहरण बिल्कुल रट लोगे, इससे संबंधित और कोई उदाहरण आएगा तो डॉपलर इफेक्ट मार देना, आपका आंसर सही हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग इसको पूरा 360 से खत्म करोगे। मैंने बोला कि सिद्धांत पढ़ना है, सिद्धांत के उदाहरण और सिद्धांत किसने दिया है, प्रिंसिपल किसने प्रतिपादित किया है। तो यहाँ पर डॉपलर चल रहा है, तो क्रिश्चियन डॉपलर इसके प्रतिपादक हैं, जो कि डॉपलर इफेक्ट को कब दिए, 1842 में प्रतिपादित किए हैं। 1842 में इस डॉपलर इफेक्ट को प्रतिपादित किया गया, किसके द्वारा, क्रिश्चियन डॉपलर के द्वारा। इतनी बातें इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें नोट कर लोगे। ठीक, ये हो गया डॉपलर इफेक्ट। अगला जो हमारा नियम है वह है किरचॉफ का ताप नियम, किरचॉफ्स लॉ ऑफ टेम्परेचर। ऊष्मा के अच्छे अवशोषक, जो अच्छे एब्जॉर्बर हैं, वो अच्छे उत्सर्जक मतलब अच्छे एमीटर भी होते हैं। ऊष्मा के जो अच्छे अवशोषक होते हैं, वह अच्छे जो एब्जॉर्बर हैं वो अच्छे एमीटर भी होते हैं। मान लेते हैं ये वस्तु जो है यह ऊष्मा को अवशोषित करती है। जितना अच्छा ये ऊष्मा को अवशोषित करेगा उतना ही क्या करेगा, रिजेक्ट भी अच्छे तरीके से कर सकता है। ये नियम किसने दिया, इसी को किरचॉफ का ताप नियम कहते हैं, किरचॉफ्स लॉ ऑफ टेम्परेचर। मतलब कोई वस्तु है, जितना अच्छे से वो ऊष्मा एब्जॉर्ब अवशोषित करेगा, उतनी ही
अच्छे तरीके से उसी दर से वो ऊष्मा को क्या करेगा, उत्सर्जक करेगा, मतलब एमिट करेगा, उत्सर्जित करेगा, मतलब वो ऊष्मा का उतना ही अच्छा एमिटर होगा। क्लियर है बात? ये नियम किरचॉफ का ताप नियम। और इसमें ऐड करो, यदि कोई पृष्ठ किसी विशेष तरंगदैर्ध्य के विकिरण का अच्छा अवशोषक करता है या अच्छा अवशोषण है, तो हम बोलेंगे उसी तरंगदैर्ध्य, उसी वेवलेंथ की विकिरण का अच्छा उत्सर्जक भी करेगा। मतलब क्या है? मतलब ये हमने वस्तु रख दी, इस वस्तु पर हमने प्रकाश की किरणें बौछार किया। ठीक, प्रकाश की किरणों का वेवलेंथ होता है। अगर प्रकाश की किरणें नहीं ले रहे हैं, ट्यूबलाइट की किरणों को हमने इस पर क्या कर दिया, आपतित किया, तो क्या हुआ, प्रकाश की किरणें, उनका तरंगदैर्ध्य अलग है और यहाँ ट्यूबलाइट की तरंगदैर्ध्य अलग है। तो हमने बोला जिस भी तरंगदैर्ध्य की किरणों को हमने इस पर आपतित किया है, उसी तरंगदैर्ध्य की किरणें इससे क्या होंगी, एमिट भी होंगी, और उसी रेट से होंगी जिस रेट से उसने एब्जॉर्ब किया है। आपतित किया, इसने एब्जॉर्ब किया, उसी रेट से निकल रही है। मतलब ये अगर गुड एब्जॉर्बर है तो गुड एमिटर होगा, ऐसा बात बोला जा रहा है। क्लियर है? ऊष्मा अगर बात करेंगे, इसकी इकाई क्या होगी, तो जूल होगी। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है ना। हमने पहले सेशन में देखा था कि हीट इज क्या है, हीट जो है एनर्जी का एक टाइप है, हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। ठीक, तो एनर्जी को किससे मेजर किया जाता है, जूल से किया जाता है। तो ऊष्मा को भी जूल में मेजर करेंगे, वर्क को भी जूल में मेजर करेंगे। उदाहरण की बात करेंगे किरचॉफ लॉ का, ताप नियम का, तो एक लाल कांच अगर देखा जाए ये, तो इसमें अगर बहुत अच्छा ये एब्जॉर्बर है ऊष्मा का, तो ये बहुत अच्छा एमिटर होगा। ठीक, उत्सर्जन उतना अच्छा होगा। तो लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि यह अपने ऊपर गिरने वाले प्रकाश में से लाल प्रकाश को बहुत अल्प मात्रा में तथा शेष रंगों को प्रकाश को अत्यधिक मात्रा में अवशोषित कर लेता है। ये क्या बोल रहा उदाहरण, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझो। कोई वस्तु हमें लाल क्यों दिखाई देगी? यह वस्तु लाल दिखाई पड़ रही है, इसका एकमात्र कारण है कि ये क्या कर रहा है, ये देखो, लाल प्रकाश को बहुत अल्प मात्रा में तथा शेष रंगों के प्रकाश को अत्यधिक मात्रा में अवशोषित कर ले रहा है। मतलब हमारे पास कुल मिलाकर के 7 कलर हैं। कितने? 7 कलर हैं। 7 कलर कौन से? विबग्योर, विबग्योर, वायलेट, ठीक, इंडिगो, विब, ये वी, वायलेट, इंडिगो, ब्लैक, ग्रीन, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, इसमें कहीं पर भी ब्लैक और वाइट ये 2 कलर नहीं है। इनमें, इन 7 कलर में यह 2 कलर कौन कौन सा, एक तो काला और दूसरा सफेद, ये 2 कलर नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये कलर ही नहीं होते हैं। काला और सफेद कोई कलर नहीं होता है। मतलब क्या बोल रहे हो सर आप, कैसी बातें कर रहे हो, क्या ये कलर नहीं है? हम लोग को तो यही कि मेरा फेवरेट कलर ब्लैक है, मेरा फेवरेट कलर व्हाइट है, ऐसा हमने बार बार बोला है। तो ये आप बोल रहे हो कलर ही नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है। सिर्फ 7 कलर हैं और इन्हीं 7 कलर से बाकी कलर भी बनते हैं। जो लड़कियों के नेल पॉलिश वगैरह आते हैं, बाकी चीजें आती हैं, है ना, कोई मेजेंटा कलर, कोई डार्क ब्लू, है ना, डार्क चॉकलेट, इस तरीके के जो कलर हैं ये कोई कलर नहीं होते, इन्हीं 7 कलर में से उनका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। और अगर कोई वस्तु क्या करे, अगर कोई वस्तु क्या कर रही, इन 7 कलर को पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट कर दे, पूरी तरीके से क्या कर दे, परावर्तित कर दे, तो यह सफेद दिखाई देगी, यह सफेद दिखाई देगी। और अगर कोई वस्तु इन 7 कलर को पूरा का पूरा क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, तो यह वस्तु काले कलर का प्रतीत होगा। इस तरीके से सफेद और काला दिखाई देता है। जो 7 के 7 कलर को रिफ्लेक्ट कर दे, परावर्तित कर दे, वह वस्तु सफेद, और जो वस्तु इन 7 के 7 कलर को एब्जॉर्ब कर ले वह काली दिखाई देगी। इसी तर्ज पर यहां लाल कलर की बात कर रहा है। क्लियर है बात? तो
तो कोई वस्तु अगर अच्छा एब्जॉर्बर है तो अच्छा एमिटर होगा। बस इस लाइन को पकड़ लो और बता दो किरचॉफ का ताप नियम। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, रॉबर्ट किरचॉफ इसके क्या हैं? इसके प्रतिपादक हैं। 1842 में इसका प्रतिपादन किया। इसे नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। किरचॉफ के नियम में किरचॉफ का विद्युत धारा का नियम, विद्युत धारा का नियम क्या बोलता है? वो ताप का नियम था, ये विद्युत धारा का नियम है। मतलब अगर किसी जंक्शन की बात करें, क्या करें? एक जंक्शन की बात करें। सर जंक्शन क्या होता है? अगर एक जंक्शन की बात करें, जैसे रेलवे स्टेशन देखे होंगे, भोपाल जंक्शन, इटारसी जंक्शन, है ना? इटारसी जंक्शन को बोला जाता है काफी बड़ा जंक्शन है। मतलब आवागमन, यहां पर ये मान लेते हैं इटारसी जंक्शन है, ये भोपाल तरफ से जा रहे हैं, ये मुंबई की तरफ चले गए, ये छत्तीसगढ़ की तरफ चले गए, ऐसे कटनी की तरफ चले गए, तो आ रहे हैं, जा रहे हैं, कई रास्ते हैं। एक नोड के पास कई रास्ते हैं, इसको जंक्शन बोला जाता है। अब ये विद्युत के लिए हम लोग लागू करेंगे, तो ये किरचॉफ का विद्युत धारा का नियम क्या बोलता है समझिए। ठीक, ये आपका हो गया नोड। यहां पर देखो धारा आई प्रवाहित हो रहा है इधर की ओर, यहां पर धारा I2 प्रवाहित हो रहा है, ये धारा I1 है। ठीक, यहीं से धारा I3 जा रहा है और ये धारा I4 जा रहा है। क्लियर है बात? ये जंक्शन हो गया, दो रास्ते आए, दो रास्ते चले गए। यहां पर हमने दो तार लगा दिए कि दो तार से करंट यहां पर इंटर कर रहा है और दो तार से करंट बाहर जा रहा है। तो इस तरीके का अगर आपको कहीं संरचना मिले या डायग्राम मिले तो आप सीधा सीधा कहोगे जो इंटर होने वाले करंट हैं I1 और इंटर क्या हो रहा है I2, ये किसके बराबर होंगे? जो यहां से बाहर जा रहे हैं I3 और I4 के। जो करंट यहां अंदर आ रहा है उनका सम जो करंट बाहर जा रहे हैं उनके सम के बराबर होगा। मतलब जितनी धाराएं अंदर आ रही हैं उतनी धारा ही तो बाहर जाएगी ना। इस नियम को क्या बोला जाता है? किरचॉफ का विद्युत धारा का नियम बोला जाता है। नोट कर लोगे, याद कर लोगे। अब इसका स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 0। तो ये वही चीज तो है ना? जितनी भी धाराएं इंटर कर रही हैं या बाहर जा रही हैं उनका अगर सम करेंगे तो वह 0 के बराबर होगा। ये आने वाली धारा प्लस जाने वाली धारा माइनस, आपस में दोनों बराबर हैं, माइनस करेंगे तो 0। क्लियर है बात? तो एक परिपथ में किसी भी जंक्शन पर जंक्शन में प्रवेश करने वाली धाराओं का जो योग है जंक्शन को छोड़ने वाली धाराओं के बराबर होना चाहिए। अर्थात I1 प्लस I2 यहां कर लो और I3 प्लस I4, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। यह नियम केवल आवेश के संरक्षण का एक प्रकथन है। आवेश का संरक्षण, इसे समझिए। कुछ बच्चे रट लेंगे कि आवेश का संरक्षण जो है किरचॉफ का विद्युत धारा का नियम से संबंधित है। आवेश के प्रवाह की दर, सर क्या? आवेश मतलब क्यू चार्ज के प्रवाह की दर ही तो करंट कहलाती है, धारा कहलाती है। आवेश मतलब क्यू चार्ज, आवेश चार्ज होता है और किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितना आवेश प्रवाह हुआ है उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को I धारा बोलते हैं। धारा I क्या है? आवेश प्रवाह की दर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। कितना चार्ज फ्लो हुआ पर यूनिट टाइम में, ये आवेश है। तो आवेश का संरक्षण हो रहा है, मतलब धारा का संरक्षण हो रहा है। जितनी धारा आई उतनी धारा गई, तो धारा का संरक्षण हो रहा है। तो मतलब कह सकते हैं आवेश का संरक्षण हो रहा है। क्लियर है बात? नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रश्न यहां से बनेगा। बाकी चीजें भी आप लोग नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। न्यूटन का शीतलन नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या बोल रहा है? यहां पर एक एग्जांपल, चाय आपको देख के पीने का मन कर गया तो बिल्कुल बनाइए अदरक वाली चाय और पी लीजिए। यहां पर है, आपने क्या किया? चाय को 100 डिग्री सेल्सियस पर बिल्कुल खौला दिया, गर्म कर दिया। अब एक बात बताओ, चाय को अगर आपने सामने यहां पर एटमॉस्फेयर पर रख दिया तो क्या होगा? चाय बहुत तेजी से ठंडी होगी।
जो चाय ठंडी हो रही है, जो कूलिंग रेट है, कूलिंग रेट है, वह काफी तेज होगा जब वो 100 डिग्री से कम होता जाएगा। परंतु जैसे जैसे वो कम होगा, इसका कूलिंग रेट जो है वह क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा। समझिएगा मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। अगर 100 डिग्री है, 100 से 90 आएगा तो ये बहुत कम टाइम में आ जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन जितना टाइम इसको 100 से 90 होने में हुआ, क्या उतना टाइम 90 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड होना में लगेगा क्या? नहीं। 100 से 90 होने में जितना टाइम लगा था, उससे ज्यादा टाइम लगेगा 80 होने में, और 80 से 70 होने में और ज्यादा टाइम लगेगा। 70 से 60 होने में और ज्यादा टाइम लगेगा। मतलब क्या हो रहा है, जो कूलिंग होने की रेट है, जो दर है, वह घट रही है, वह घट रही है। तो न्यूटन का शीतलन नियम यही बोलता है, यही बोलता है कि किसी निकाय से ऊष्मा के नुकसान की जो दर है, ऊष्मा का नुकसान मतलब हीट जो उसमें से निकल रही है, वो तो नुकसान है, हीट का नुकसान है। तो ऊष्मा के नुकसान की जो दर है, जो रेट है, वो निकाय के तापमान और उसके परिवेश के तापमान के समानुपाती होता है। मतलब अब इसका परिवेश क्या है, इसका जो परिवेश है मतलब हमारा एटमॉस्फेयर, उसका कुछ टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस होगा और ये 100 डिग्री है। अब इसको 100 से 27 आने में क्या होगा, कूल होना है। तो 100 से 90 बहुत तेजी से हो गया, 80 भी तेजी से हो गया, परंतु 70-60 तक आने में टाइम लगेगा, 50 आने में और टाइम लगेगा, इसके 40 तक आने में तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पर यही चीज बात कर रहा है, यही शीतलन का दर होता है। इसी शीतलन के दर को न्यूटन का शीतलन का नियम कहते हैं। न्यूटन का नियम है तो प्रतिपादक कौन हुए, न्यूटन हुए। ठीक, तो यहां पर क्या बोल रहा है समीकरण, जो न्यूटन का शीतलन है वह समानुपाती होगा समयांत, जो समय है उसके, समय है उसके समानुपाती होगा। मतलब जो यहां पर ये एनर्जी जो रिलीज कर रहा है, ऊष्मा रिलीज कर रहा है, उसी को एनर्जी ई से डिनोट कर रहा है ना। यहां से टाइम कम लगा, ये टाइम कम लगा, ठीक, और टाइम बढ़ता जा रहा है, ई की वैल्यू बढ़ती जाएगी। यही कहते हैं वस्तु जैसे ठंडी होती जाती है, दर भी कम होती जाती है। ये चीज, ये स्टेटमेंट आपसे पूछ देगा प्रश्न कि वस्तु जैसे ठंडी होती जाती है, दर भी कम होता चला जाता है, उसके ठंडे होने की दर, यह किस नियम से संबंधित है? ए बी सी डी, उसमें एक होगा शीतलन का नियम, तो आपको शीतलन का नियम मार देना है। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसे। अगले इसमें कुछ ऐड कर लीजिएगा कि जो नियम है वह किसके किसके समानुपाती है, अनुपातिक है। समानुपाती का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और अनुक्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये मैंने समझा रखा है। तो किस पे ये अनुपातिक है? निकाय का तापमान, मतलब उस चाय के तापमान का बात कर रहा है, वो निकाय है हमारा, उसके आसपास का सराउंडिंग हो गया। उसके बाद आसपास के माध्यम का भी तापमान किस एटमॉस्फेयर का में रखा है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कितना है। उसके साथ साथ उस सतह की प्रकृति और सीमा पर वो कप में रखा है, वह ग्लास में रखा है, वह बड़ी सतह पर है, चौड़ी सतह पर है, या फिर गोल में है, या फिर ग्लास वाली सिलेंड्रिकल शेप में है। इन सभी चीजों पर डिपेंड करता है, क्योंकि जितना ज्यादा आयतन होगा शीतलन उतना तेजी से होगा, ये भी बात है। ठीक, तो इन तीनों चीजों पर अनुपातिक है, इसे नोट कर लोगे। ये हो गया टी उस वस्तु का टेम्परेचर, और टी नॉट बोला जाता है क्या, जो हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, बाहर का तापमान है। चलिए अब बात करते हैं पास्कल का नियम, पास्कल्स लॉ। पास्कल का नियम क्या कहलाता है? ठीक, तो क्या है स्टेटमेंट देख लेते हैं कि इसका जो सिद्धांत है या नियम है वह द्रव स्थैतिकी। द्रव स्थैतिकी का मतलब क्या है? सबसे पहले तो यही समझो कि जो भी हमारे पास लिक्विड है, फ्लूइड है, ठीक, एक चीज और, फ्लूइड, फ्लूइड
जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक तो हो गया द्रव्य। द्रव्य में तीन चीजें आती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन एक फ्लूइड होता है जिसको बोला जाता है तरल। तरल के अंदर दो चीजें आती हैं, लिक्विड आती हैं और गैस भी आती हैं। ये चीज आपको नोट कर लेना है। फ्लूइड मतलब तरल, फ्लूइड के अंतर्गत लिक्विड भी आएगा और फ्लूइड के अंतर्गत गैस भी आएगा। तो फ्लूइड में फ्लूइड गैस भी होता है और लिक्विड भी होता है। लेकिन द्रव्य की बात करेंगे, मैटर होता है ये, मैटर। और ये वाला लिक्विड द्रव कहलाता है, द्रव। ये द्रव्य है और ये द्रव है। बाकी सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव, गैस होता है। ठीक है बात। यहां पर बात कर रहा है द्रव स्थैतिकी। जब द्रव, लिक्विड क्या हो, स्थैतिकी हो, रुकी हुई हो, क्या हो, मतलब शांत हो, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हो, साम्यावस्था में हो। तो द्रव स्थैतिकी में दाब से संबंधित एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो इस सिद्धांत में बोला जाता है कि अगर द्रव स्थैतिकी संतुलन की अवस्था में है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, तो द्रव का दबाव चारों तरफ बराबर होता है। द्रव का दबाव चारों तरफ बराबर होता है। P1 इजगल टू P2 इजगल टू P3 इजगल टू P4, जो भी दबाव लग रहा है वह सब कुछ बराबर होगा। ये होता है पास्कल्स लॉ। इसको डिटेल बहुत बड़ा तरीके से नहीं समझना है, सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस ऊपर ऊपर पढ़ लो। ठीक, स्टेटमेंट बस इतना ही जानना है, बहुत ज्यादा घुसने की आवश्यकता नहीं है। इसको ब्लेज पास्कल के द्वारा प्रतिपादित किया गया है, जो कि फ्रांसीसी गणितज्ञ हैं। ठीक, तो यहां पर आपको समझ में आ गया कि द्रव स्थैतिकी की अवस्था में ये दाब से संबंधित है, प्रेशर से संबंधित है। और प्रेशर जो है वह चारों तरफ इक्वल होगा जब द्रव स्थिति की कंडीशन होगी, संतुलन की अवस्था होगी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। तो द्रव में जो दबाव चारों तरफ होगा वह बराबर होगा। P1, P2, P3 सब बराबर होंगे। यहां पर आप देख पा रहे हो ये द्रव स्थिति की कंडीशन है। यहां से फोर्स लग रहा है, यहां से फोर्स लग रहा है, यहां से फोर्स लग रहा है। तो यहां पर FA फोर्स इस वाले एरिया पे लग रहा है। तो FA अपॉन एरिया, FB अपॉन एरिया और FC अपॉन एरिया, ये P1 है, ये P2 है और ये P3 है। ये तीनों बराबर होगा। ये प्रूफ करने को नहीं पूछेगा, सिर्फ स्टेटमेंट और ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। किसके द्वारा? ब्लेज पास्कल के द्वारा। नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। अब इसके कुछ अनुप्रयोग हैं, उनको आपको समझना है। अनुप्रयोग उदाहरण में हाइड्रोलिक लिफ्ट याद रख लो, हाइड्रोलिक ब्रेक याद कर लो, हाइड्रोलिक प्रेस याद कर लो। ये तीनों नाम रट लो। सीधे तौर पर पूछे जाएगा कि हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है किसका एग्जाम्पल है, तो पास्कल्स लॉ का। हाइड्रोलिक प्रेस किसका एग्जाम्पल है, हाइड्रोलिक ब्रेक किसका एग्जाम्पल है, तो पास्कल्स लॉ का। यहां पर क्या कर रहे हैं हम लोग, यहां पर आप देख पाओगे ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक फ्लूइड से भरा हुआ कंटेनर है। ठीक, यहां पर हमने क्रॉस सेक्शन जो एरिया है A1 वो बहुत कम है इस वाले क्रॉस सेक्शन एरिया A2 के। A2 बहुत बड़ा है, जो ये एरिया है यहां पर वो बहुत बड़ा है इस वाले के। हम लोग जो हैं फोर्स यहां पर लगाएंगे, यहां पर हम लोग इस फोर्स को लगाएंगे जिसका मान F1 है। तो यहां F1 की जो वैल्यू लगा रहे हैं इस छोटे से एरिया में, यहां पर जो फोर्स हमें मिलेगा ये बाहर की तरफ ले लो। ठीक, F2 ये वाला जो फोर्स है, एरिया बहुत बड़ा है तो फोर्स भी काफी ज्यादा होगा। मतलब कम बल लगा करके अधिक बल प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेशर जो है दोनों जगह बराबर होगा। P1 जो है P2 के बराबर होगा। P जो है, जो दाब होता है वह होता है बल अपॉन एरिया, क्षेत्रफल। मतलब फोर्स यहां F1 लग रहा है, एरिया A1 है, इसका रेशो जो है वो इसके रेशो के P2 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2 इसके रेशो के बराबर होगा। तो दोनों जगह प्रेशर सेम है, प्रेशर सेम है, तो हमको क्या मिल गया, कम बल लगा करके ज्यादा बल प्राप्त हो गया।
इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक। यहां पर कार वार रख दो, कार को बड़े बड़े लिफ्ट में 4-5 मंजिला, 10 मंजिला, 20 मंजिला, 40 मंजिला वहां कार चढ़ानी है, या कोई भारी वस्तु को लेकर के जाना है और हमको बल भी कम लगाना पड़े, तो हम लोग पास्कल्स लॉ को यूज कर लेते हैं। इधर कार रख दिया, इधर कम दबाव लगा करके उठा दिए हम लोग धाड़ से, ठीक। और ये अंदर क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक, तरल भरा हुआ है, या तो द्रव हो सकता है या तो गैस हो सकता है। वैसे यहां पर हमने इस बॉल को दबाया है, चारों तरफ से जो फोर्स लगाया है, क्रॉस सेक्शन एरिया सबका क्षेत्रफल इक्वल है, जिसकी वजह से प्रेशर चारों तरफ से समान लग रहा है। तो दाब से संबंधित है पास्कल्स लॉ, चारों तरफ जो दाब होगा वह समान होगा। P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3। उसी का उपयोग, P1 इज इक्वल टू P2 है, उसी का उपयोग कर लिया हाइड्रोलिक लिफ्ट, ब्रेक और हाइड्रोलिक प्रेस में। इतनी बातें याद रखना है। अब बात करते हैं बर्नौली का सिद्धांत, बर्नौलीज थ्योरम। जब कोई द्रव्य अथवा गैस एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा रेखी प्रभाव में बहती है, तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन की जो कुल ऊर्जा है, अर्थात कौन कौन सी ऊर्जा, दाब ऊर्जा और गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, इन तीनों का योग नियंत होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब दाब ऊर्जा, प्रेशर प्लस गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये वाला प्रेशर है। ऐसा प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो है, इनका जो सम होगा वह नियतांक होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, ठीक। मतलब जो दाब है, जो गतिज ऊर्जा है और जो स्थितिज ऊर्जा है, इनका सम एक नियतांक के बराबर होगा। कब? जब हम किसी द्रव्य को फ्लूइड को फ्लो करा रहे हैं, है ना, किसमें, ये द्रव कर दो, द्रव्य नहीं, ठीक। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब धारा रेखी प्रवाह में बहती हुई है, एक इस स्थान से दूसरे स्थान बहा रहे हैं कुछ इस तरीके से, ये यहां पर देखो आप, यहां पर हमने फ्लूइड को भर करके ये हमने इसको बहाया, ये यहां से, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A1, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है। तो यहां पर इस वाले पोर्शन में और इस वाले पोर्शन में अगर हम लोग चेक करेंगे, तो दोनों का जो सम होगा, ऊर्जा का सम होगा, वह समान होगा। यहां पर जो प्रेशर है, दाब है, यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी है, यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा है, इनका सम यहां के प्रेशर एनर्जी, यहां की काइनेटिक एनर्जी और यहां की पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर होता है। यही बर्नौली थ्योरम है। बस इतना याद रखो और इसके एग्जाम्पल को याद रखो, बस इतना सफिशियंट है आपके सिलेबस के लिए, ठीक। ठीक है, तो तीन चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। ये रो जी एच है, ये प्रेशर है और ये काइनेटिक एनर्जी है। तो ये स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और ये प्रेशर ऊर्जा, पहले वाली स्थिति में और ये दूसरी वाली स्थिति में दोनों का बराबर होगा और इक्वल नियतांक होगा। मतलब आगे भी और कोई क्रॉस सेक्शन एरिया ले लोगे तो वहां के लिए भी ये सम बराबर होगा। इस सिद्धांत को डेनियल बर्नौली के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो डेनियल बर्नौली नाम याद रखोगे, बर्नौली का सिद्धांत दिया है, ठीक। अनुप्रयोग वेंचुरीमीटर में, हवाई जहाज के पंखों में और मैग्नस जो है प्रभाव में, मैग्नस प्रभाव में भी इसका उपयोग करते हैं। तो ये तीनों रट लोगे। हवाई जहाज के पंखों में दाब का क्या किया जाता है, हवाई जहाज उड़ क्यों पाती है, तो उसका कारण बर्नौली थ्योरम है। क्या कर रहे हैं, जब पंखे चलते हैं हवाई जहाज के, तो क्या हो रहा है, वहां पर प्रेशर में डिफरेंस हो रहा है। पंखे के नीचे, पंखे के ऊपर प्रेशर में डिफरेंस हो रहा है। ऊपर का जो प्रेशर है वो क्या हो रहा है, लो होता जा रहा है, और नीचे का प्रेशर हाई है, जिससे कि नीचे से पुश मिल रहा है तो वो ऊपर उड़ पा रहा है। इसी का एक एग्जांपल है, आंधी आती है तो घर के जो छप्पर होते हैं वह उड़ जाते हैं। जो सीट के घर होते हैं, छप्पर के होते हैं, आंधी आती है तो ये धाड़ से ऊपर की ओर उड़ जाता है। उसका मेन कारण क्या है, बर्नौली थ्योरम। क्यों, आंधी आती है तो बाहर का जो प्रेशर है वह क्या हो जाता है, तेजी से, वेलोसिटी ज्यादा है। घर के प्रेशर बाहर के प्रेशर से ज्यादा होता है, घर के अंदर का प्रेशर ज्यादा होता है। यहाँ पर वेलोसिटी ज्यादा है, वेग ज्यादा है, तो प्रेशर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से घर के जो छप्पर है वो ब्लास्ट हो जा करते हैं और पूरा का पूरा घर का छप्पर टूट जाता है। तो ये किसका उदाहरण है,
बर्नौली थ्योरम का, बर्नौली सिद्धांत का, इसे याद करना है। इतनी बातें आपको पूरा बर्नौली थ्योरम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं संवेग संरक्षण का नियम, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या बोलता है? जब दो या दो से अधिक वस्तु एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करती हैं एवं कोई भी बाहरी बल नहीं लग रहा होता है तो उनका कुल संवेग सदैव संरक्षित होता है। इसे हम लोग थोड़ा सा समझेंगे इस तरीके से। आपके पास क्या है? दो वस्तु रखी है, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है। मास मतलब द्रव्यमान। इसको कुछ आप गति दे दो, u1 वेलोसिटी है, इसको कुछ गति दे दो, u2 इसका वेग वेलोसिटी है इनिशियल। कुछ देर के बाद ये लोग क्या है? टक्कर खाएंगे और उसके बाद एक दूसरे से दूर जाएंगे। ये m1 है, ये m2 है। इसका जो वेग होगा बदल जाएगा, v1 हो गया और इसका वेग बदल करके v2 हो गया। यहां u1 u2 है, यहां v1 v2 है। यहां पर कोलिजन जस्ट हुआ है। ये वाला बिफोर कोलिजन, ये वाला आफ्टर कोलिजन। क्लियर है बात? ठीक। यहां पर कंडीशन दे दिया कि u1 जो है u2 से बड़ा है, मतलब इस वाले द्रव्यमान का जो वेग है वो ज्यादा है इस वाले के, तो कुछ समय के बाद टक्कर होगी। क्यों? क्योंकि इसका वेग ज्यादा है, तो ज्यादा है तो टक्कर होगी। तो अपना कुछ ऊर्जा जो है टक्कर के बाद ये इसको दे देगा, जिससे कि यहाँ v2 जो है ज्यादा हो जाएगा v1 से। इतनी बात क्लियर है? ये डायग्राम क्लियर है? आप कंचे खेलते हो, कभी खेले होगे, तो आपने क्या किया? कंचा मारा बहुत जोर से, आगे वाला कंचा बहुत तेजी से आगे बढ़ गया। आपने मारा तो वो कंचा क्या हुआ? टक्कर हुई कंचे से, और जिस पे टक्कर हुई उसकी वेग ज्यादा हो गई, पीछे वाला क्या हो गया? रुक गया। वही चीज यहां पर बता रहा है। तो यहां पर क्या है? यहां पर एक चीज और समझो कि संवेग क्या होता है। संवेग मतलब पी से डिनोट करते हैं किसी भी वस्तु का मास जो द्रव्यमान है और वस्तु का जो वेग है, उनका जो गुणनफल होता है वह संवेग कहलाता है। यहां पर बोल रहे हैं संवेग संरक्षण का नियम। फिर से समझोगे, संवेग क्या है? जो द्रव्यमान है गुणित उस वस्तु का वेग, जो वेलोसिटी है, इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वही संवेग कहलाएगा, मोमेंटम कहलाएगा। क्लियर है बात? तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये हमारा लॉ है। क्लियर? तो यहां पर हम लोग इसको देखते हैं, कहना क्या चाह रहा है। ठीक, ये बोल रहा है यहां पर जो हमारा संवेग होगा कितना होगा? इस वाले वस्तु का m1 u1 होगा, इसका इस वाले का m2 u2 होगा, अकॉर्डिंग टू संवेग का जो फॉर्मूला है। इनका जो सम हुआ बिफोर कोलिजन वो बराबर होगा आफ्टर कोलिजन m1 इसकी जो वेलोसिटी v1 है, सम करोगे m2 इसकी जो वेलोसिटी v2 है, इसका सम जो है इसके सम के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि संवेग जो है वह संरक्षित है, वह संरक्षित है। यह हो गया संवेग संरक्षण का नियम। अब बाकी स्टेटमेंट देख लो। जब दो या दो से अधिक वस्तु एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, मतलब टक्कर करते हैं, कोई भी बाहरी बल नहीं लगना चाहिए, मतलब बाहर से कोई बल मत लगाओ, आपस में टक्कर करा दो, तो उनका जो कुल संवेग होगा सदैव संरक्षित होगा, जो कि हमने कर दिया। इसी को रैखिक संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। न्यूटन की गति के दूसरे नियम का परिणाम है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भी जो है वह क्या कहलाता है? वह मोमेंटम लॉ कहलाता है। तो जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है उसी का परिणाम क्या है? संवेग संरक्षण का नियम। उसमें भी रैखिक संवेग संरक्षण का नियम, जो एक सीध में टक्कर हो। ठीक, कैरम बोर्ड में कैसा टक्कर होता है? आप स्ट्राइकर को, क्वीन को ऐसे करके टक्कर मारते हो, तो ये आपका जो स्ट्राइकर है ये इधर चला जाता है और ये जो है ये इधर चला जाता है। तो ये रैखिक नहीं है, ये वाला टक्कर रैखिक नहीं है। रैखिक कौन सा है? ये वाला है। ठीक, एक दिशा में। ठीक है, तो जो मैंने बताया ये सूत्र के माध्यम से हो गया, जो कि सिद्ध कर रहा है कौन सा? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक, यहां डेल्टा पी नियतांक होगा, इसको फॉर्मुलेट करने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। ठीक है,
बस उदाहरण याद रखो कि रॉकेट की जो उड़ान है उस उदाहरण किसका है, तो संवेग संरक्षण का नियम। बराबर संवेग वाली दो गेंदें आपस में परस्पर टक्कर करती हैं तो उन अचानक रुक जाना उनका क्या बताता है, ये संरक्षण का नियम बताता है। तो ये दो एग्जाम्पल आपको रट लेना है, बाकी चीजें जो समझाई वो आपको याद कर लेना है। अब बात करते हैं जूल थॉमसन का प्रभाव, जूल थॉमसन इफेक्ट। यदि किसी द्रव या गैस को किसी वाल्व या सछिद्र प्लग से होकर गुजारा जाता है और बाहर से इंसुलेट करके उसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होने दिया जाता है तो उस तरल का ताप बदल जाता है, जिसे ऊष्मागतिकी में जूल थॉमसन प्रभाव कहते हैं। समझिएगा क्या बोल रहा है। एक आपके पास कंटेनर है, कंटेनर में हमने यहां पर गैस भरी पड़ी है, यहां पर जो दाब है वो बहुत ज्यादा है, यहां पर कोई गैस नहीं है। यहां छोटा सा एक छिद्र कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल छोटा सा, या तो छिद्र कर दो या तो यहां पर क्या कर दो, एक छन्नी जैसा जाली जैसा कुछ एक पार्टीशन कर दो। यहां से गैस के एक एक मॉलिक्यूल इसमें आना चालू कर जाएंगे। इसका तापमान जो है T1 है, जो कि बहुत ज्यादा होगा क्योंकि यहां काफी पास पास में है। ठीक, अब इस छिद्र से जब इसको हम करेंगे तो यहां पर क्या होगा, एक्सपांसन होगा गैस का। ठीक, तो गैस का एक्सपांसन होगा तो जिसकी वजह से अंदर का यहां तापमान जो होगा इन गैसों का इसके कंपेयर में बहुत कम हो जाएगा, तापमान काफी डाउन हो जाएगा। तो इसका हम लोग भर भर के उपयोग करते हैं। ठीक है, ये जो चीज मैंने बताई इसी को हम लोग बोलते हैं जूल थॉमसन का प्रभाव। समझ गए। टेम्परेचर क्या हो गया, हमने कुछ भी बाहर से नहीं किया है, हमने बाहर से इंसुलेट कर दिया है, बाहर के तापमान से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर हमने ऐसी संरचना बना दी तो इसी गैस का जो तापमान है वह डाउन हो गया, वह डाउन हो गया। इसी को कूलिंग प्रभाव भी कहते हैं। ठीक, तो ये देखो, इसी को केल्विन जूल प्रभाव भी कहते हैं, इसी को उक्त प्रक्रम को ही थ्रॉटलिंग भी कहते हैं। तो ये सारे नाम याद रखना है। थ्रॉटलिंग मतलब जूल थॉमसन प्रभाव, केल्विन जूल प्रभाव, जूल थॉमसन प्रभाव। सामान्य ताप पर हाइड्रोजन, हीलियम या नियॉन के अतिरिक्त सभी गैसें इस प्रभाव को एक्सेप्ट करती हैं, सिर्फ हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन इसको एक्सेप्ट नहीं करती हैं। ठीक, बाकी सब करती हैं। इसी को हम लोग रुद्धोष्म प्रक्रम भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। थ्रॉटलिंग, रुद्धोष्म प्रक्रम, केल्विन जूल प्रभाव मतलब जूल थॉमसन का प्रभाव। ठीक है बात, जिसमें गैस का दाब उच्च से अचानक कम हो जाता है। यहां दाब बहुत ज्यादा है, यहां दाब काफी कम हो गया, ताप ज्यादा है, यहां ताप काफी कम हो गया अचानक से। ठीक, ये डायग्राम वही चीज बता रहा है। यहां थर्मल इंसुलेशन हमने चारों तरफ कर दिया, यहां बीच में हमने पोरस प्लग लगा दिया है या सछिद्र हमने कर दिया है। तो यहाँ के जो गैस है एक एक करके इसमें आना चालू होंगे, उनका दाब और ताप काफी ज्यादा डाउन हो जाएगा। इस तरीके के प्रभाव को जूल थॉमसन प्रभाव कहते हैं। गैसों का गति सिद्धांत, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। यहां पर अगर ये हमने एक घन ले लिया है ना, क्यूब ले लिया, क्यूब के अंदर हमने गैसों को क्या कर दिया है, भर दिया है, तो क्या होगा, ये जो गैस हैं ये इस सतह पर क्या करेंगे, बल लगाएंगे। ये इस सतह पर बल आरोपित करेंगे और ये जो बल है इस एरिया, इस वाली सतह के एरिया पर लगा रहा है, तो बल अपॉन क्षेत्रफल, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, यही तो क्या कहलाता है, यही तो प्रेशर, दाब कहलाता है। इतनी बात क्लियर है। अब स्टेटमेंट पढ़ो। यदि किसी गैस को घनाकार बर्तनों में रखा जाए तो गैस का जो दाब है, अंदर गैस का दाब है, हमने एक बर्तन लिया घनाकार, उसमें गैस को भर दिया, तो जो गैस का दाब है वह, यह जो गैस है इस सतह पर जो बल लगा रहा है पर यूनिट एरिया पर, मतलब प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जितना यह बल लगा रहा है वही इस गैस का दाब होगा, वही इस गैस का दाब होगा। मतलब गैस के द्वारा उत्पन्न दाब के बराबर होता है जो गैस द्वारा बर्तन के दीवार की इकाई क्षेत्रफल पर इकाई सेकंड में उत्पन्न की जाती है। इसी को गैस का गतिज सिद्धांत कहते हैं।
बस इतना समझना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आ गया प्रश्न तो कर पाओगे। ठीक, अब बात करते हैं हुक का नियम। क्या बोलता है हुक का नियम? तो हुक का नियम बोलता है कि जो स्ट्रेस होती है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेन के, जो प्रतिबल होता है वह समानुपाती होता है विकृति के। किस कंडीशन में? किस कंडीशन में? ये चीज आप समझिए। प्रत्यास्था सीमा के अंदर, इलास्टिक लिमिट के अंदर, इलास्टिक लिमिट के अंदर अगर प्रतिबल जो है, जो प्रतिबल है वह विकृति के समानुपाती होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। कब? जब वह इलास्टिक लिमिट के अंडर होगा, इलास्टिक लिमिट के अंदर होगा। मतलब आपने क्या किया? आपने एक मटेरियल लिया, उस मटेरियल पर आपने बल आरोपित किया, फोर्स लगा दिया। थोड़ी देर के बाद यह जो मटेरियल है वह कुछ इस तरीके से खिंच जाएगा। समझ गए? तो यहां पर आपने क्या लगाया? आपने स्ट्रेस लगाया। कितना लगाया? ये सिग्मा। स्ट्रेस मतलब ये फोर्स अपॉन एरिया होता है। ठीक, ये जो एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया देख पा रहे हो, इस एरिया के अपॉन में करेंगे तो ये स्ट्रेस के बराबर आएगा। तो ये जो स्ट्रेस लग रहा है, ये जो विकृति है, मतलब इसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी, बाद में इसकी लेंथ बढ़ के एल डैश हो गई। तो ये जो एल डैश बढ़ी है, जो ओरिजिनल इसकी लेंथ थी, इसमें जो चेंज आया डेल्टा एल आया। ठीक, तो इसमें अपॉन कर दो ओरिजिनल लेंथ के, मतलब डेल्टा एल अपॉन एल कर दो, तो ये होता है विकृति, मतलब स्ट्रेन। तो स्ट्रेन और स्ट्रेस समझ में आया कि जब हम किसी भी मटेरियल को खींचते हैं या कंप्रेस करते हैं, स्ट्रेच्ड कर दो या कंप्रेस कर दो, दोनों ही स्थिति में जो क्या होगा? प्रतिबल विकृति के समानुपाती होगा। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये कहलाता है हुक्स लॉ। और ये जो नियम है हुक के द्वारा दिया गया था, रॉबर्ट हुक के द्वारा 1678 में, 1678 में। ठीक, तो इसे आप लोग को याद रखना है। ये आप देख पा रहे हो, स्प्रिंग को नॉर्मल अवस्था से खींचा गया है, तो इसमें क्या हुआ? यहां से यहां तक एक चेंज आया लेंथ में, ओरिजिनल लेंथ से कुछ ये डेल्टा एल चेंज आया। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? जो चेंज हुआ लेंथ में और ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड करोगे तो प्रतिबल और विकृति, विकृति कहलाएगा। और जो खींच रहे हो ये स्ट्रेस कहलाएगा, मतलब प्रतिबल। अब बात कर लेते हैं केपलर का ग्रहीय भूमंडलीय गति का नियम, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। इसमें जो केपलर हैं, इन्होंने केपलर के नियम में 3 नियम दिए हैं। केपलर का पहला नियम, केपलर का द्वितीय नियम, केपलर का तृतीय नियम। और ये किससे संबंधित है? तो ये ग्रहों से संबंधित है, इसलिए ग्रही नियम, प्लैनेटरी मोशन। ठीक, तो इन्होंने पहले नियम में बोला कि जो प्लैनेट्स हैं, जैसे सौर मंडल में हमारा सूर्य हो गया, हमारी पृथ्वी हो गई, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है। ठीक, तो किस संरचना में घूम रही है, किस आकृति में घूम रही है? तो ये हमारा पहला नियम बोलता है कि मान लेते हैं सूर्य यहां पर है, पृथ्वी इसके चारों तरफ घूम रही है, तो ये जो संरचना हमें प्राप्त हुई, इसको दीर्घ वृत्ताकार आकृति बोला गया। दीर्घ वृत्ताकार आकृति बोला गया, मतलब इलिप्स, इलिप्स बोला गया। पहला नियम बोल रहा है कक्षाओं का नियम। कक्षाओं का नियम, जो ग्रह हैं, उपग्रह हैं, यह रोटेट कर रहे हैं अपने किसी भी आसपास, किसी ग्रह, किसी तारे के चारों तरफ घूम रहे हैं, तो वह किस संरचना में घूम रहे हैं? तो दीर्घ वृत्ताकार संरचना में। सभी ग्रह किसी एक केंद्र बिंदु पर सूर्य वाले, जैसे मान लेते हैं सूर्य केंद्र बिंदु है, उसके चारों तरफ दीर्घ वृत्तीय कक्षा में घूम रहे हैं, सूर्य के चारों ओर। इसको बोला इन्होंने क्या? ग्रही पहला नियम, केपलर का फर्स्ट लॉ। केपलर का जो द्वितीय नियम है, दूसरा नियम है, उसको एरिया
लॉ ऑफ एरिया, क्षेत्रफलों का नियम बोला गया। ये पहला समझ में आ गया, सिंपल सा है। क्षेत्रफलों का नियम क्यों बोला गया, तो यहां समझिए, ये जो आप संरचना देख पा रहे हो, यहां पर सूर्य ये है, मान लेते हैं ये अर्थ है, यहां से यहां तक अर्थ मूव किया और इस अवस्था में यह सूर्य से काफी दूर है, तो यहां पर एक एरिया बन रहा है, एक क्षेत्रफल बन रहा है, वो A1 मान लो। और यहां पर आप बात कर लेंगे, ये यहां से यहां गया, तो यहां पर A2 बन रहा है क्षेत्रफल। एक चीज ध्यान रखना, इस अवस्था से इस अवस्था में जो टाइम लगा वो T लगा, और यहां से यहां लगा वो भी T लगा, मतलब समयांतराल दोनों का बराबर है। अगर समयांतराल बराबर है, मान लेते हैं इसमें 3 सेकंड लगा, मान लो यहां पर भी 3 सेकंड लगा, तो जो ये एरिया प्राप्त कर पा रहे हो यह बराबर होगा, यह बराबर होगा। ये चीज था केपलर का द्वितीय नियम, क्षेत्रफल का नियम। अब बात करते हैं तीसरा नियम की, अवधियों का नियम। जो ग्रह सूर्य से जितना ज्यादा दूर होगा उतना ही ज्यादा समय लगेगा उसको एक चक्कर लगाने में। जैसे कि पृथ्वी को 365 दिन लगते हैं, परंतु अगर मंगल, बृहस्पति या शनि की बात करेंगे तो इससे बहुत ज्यादा समय लगता है उसको एक चक्कर कंप्लीट करने में। तो ये तीसरा नियम बोल रहा है अवधियों का नियम, जो कि क्या बताता है, बताता है कि जो टाइम है वो वर्ग और जो दूरी है वो क्यूबिक इतना समानुपाती है। मतलब जितना ज्यादा दूर होगा उसका रेडियस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा टाइम लगाएगा। किस तरीके से, टाइम के वर्ग के और उसकी त्रिज्या के क्यूब के समानुपाती। समझ रहे हो, ये चीज बताती है थर्ड नियम, थर्ड लॉ किसका, केपलर का। इसे नोट कर लो। ये याद करना चाहो तो कर सकते हो, बस इतना याद रखो कि जो ग्रह है सूर्य से जितनी अधिक दूरी पर होगा परिक्रमण काल उतना अधिक होगा, बस इतना याद रखो। ये केपलर का गृही नियम हो गया। बात करते हैं अपेक्षिता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को किसने प्रतिपादित किया, तो अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। क्या बोलता है कि कोई भी वस्तु किसी न किसी वस्तु के सापेक्ष गति कर रहा है। मतलब गति की जो बात हुई, जो न्यूटन ने दिए गति के 3 नियम, पहला, दूसरा, तीसरा। पहले नियम को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। दूसरे नियम को जो लॉ ऑफ मोमेंटम है, संवेग का नियम। तीसरे नियम को एक्शन रिएक्शन लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोलते हैं। तो ये जो गति कर रही है कोई वस्तु, तो वो किसी न किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष गति कर रही है। कहने का मतलब है, मैं अगर रोटेट कर रहा हूं तो पृथ्वी रुकी हुई नहीं है, ये बोला जा रहा है। जैसे अगर मैं मूव कर रहा हूं तो ये बोलता हूं पृथ्वी के सापेक्ष। अगर आप यहां खड़े हो, मेरी तरफ आ रहे हो, मैं आपकी तरफ जा रहा हूं, तो मैं आपको इंडिकेट करूंगा कि आपके सापेक्ष मेरा मोशन, मेरी गति। तो दुनिया में सारी की सारी वस्तु किसी ना किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष गति कर रही है। इसी को अपेक्षिता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं, जिसे अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रतिपादित किया। अपेक्षिता का सिद्धांत, जो संक्षेप में कहें कि निरपेक्ष गति या निरपेक्ष त्वरण, जो एक्सेलरेशन है, उसका अस्तित्व असंभव है। निरपेक्ष नहीं होगा, सब कुछ सापेक्ष होगा। मैं मूव कर रहा हूं पृथ्वी के सापेक्ष, मैं मूव कर रहा हूं आपके सापेक्ष, मैं मूव कर रहा हूं सूर्य के सापेक्ष, किसी के सापेक्ष भी हो सकता है। इसको और अच्छे से समझ सकते हो, जैसे बस में आप बैठते हो तो आपको ऐसा प्रतीत होता है कि आगे पेड़ पौधे जो हैं वो पीछे जा रहे हैं, बल्कि होता क्या है, आप आगे जा रहे हो। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि वो हमारे रिस्पेक्ट में पीछे जा रहे हैं, तो आपके सापेक्ष उनका मोशन हो गया। ये चीज कहलाती है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अर्थात निरपेक्ष गति और निरपेक्ष त्वरण शब्द वस्तुतः निरर्थक हैं, अतः गति केवल सापेक्ष ही हो सकती है ना। कभी भी अस्तित्व में क्या नहीं आएगा, निरपेक्ष गति और निरपेक्ष त्वरण कभी भी नहीं आएंगे। ठीक, अब बात करते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव एवं उनके नियम, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड इट्स लॉ। क्या बोलता है, जब किसी धातु की सतह पर अधि आवृत्ति
कि प्रकाश किरणों को डाला जाता है तो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है, जिसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। मतलब मान लेते हैं कोई एक वस्तु है, इस पर हमने प्रकाश डाला जो कि हाई फ्रीक्वेंसी का होगा, अधिक आवृत्ति का होगा, तो क्या होगा, इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलना चालू हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो आवेश निकल रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या है, आवेश है, चार्ज पार्टिकल है, और मूवमेंट ऑफ चार्ज करंट कहलाता है। इसीलिए ये विद्युत प्रभाव बोल रहे हैं, धारा का प्रभाव बोल रहे हैं। क्लियर है बात? तो क्या बोल रहे हैं, जब किसी भी सतह पर, धातु की सतह पर हाई फ्रीक्वेंसी वाले प्रकाश को आपतित किया जाता है, डाला जाता है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाएगा। क्लियर है बात? इसके लिए उच्च आवृत्ति के किरणों को आपतित होना जरूरी है। लो फ्रीक्वेंसी वाले किरणें नहीं कर पाएंगी, इलेक्ट्रॉन नहीं त्याग करवा पाएंगी। जैसे कि हाई फ्रीक्वेंसी मतलब जो एचवी यूवी रेस है हमारे, अल्ट्रावायलेट किरणें, परावैंगनी किरणें, एक्स किरणें, दृश्य प्रकाश, ये सब इस प्रभाव को कर सकती हैं। इसकी खोज सर्वप्रथम हेनरिच हर्ट्ज ने किया था। हेनरिच हर्ट्ज ने 1887 में किया था, परंतु इसकी जो व्याख्या है वो आइंस्टीन और मिलिकन ने बाद में किया है। तो ये सारे नाम आपको आइंस्टीन और मिलिकन ने व्याख्या किया है और हेनरिच हर्ट्ज ने इसे प्रतिपादित किया है। ये सारी चीजें याद कर लोगे, ठीक। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है कुछ, क्या है, जो मैंने आपको समझाया कि इस नियम में किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की जो दर है वो धातु पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होगा। जितना तेज वो आएगा उतनी तेजी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, समानुपाती है, ठीक। इलेक्ट्रॉनों की जो गति ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होगा, परंतु प्रकाश की तीव्रता से कोई संबंध नहीं होता है। क्लियर हो गया? धातु की सतह पर प्रकाश गिरते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। मतलब जितना प्रकाश गिरेगा धातु की सतह पर, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इसमें कोई भी टाइम लॉग नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि प्रकाश आ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन बहुत बाद में निकल रहा है, ऐसा नहीं होगा, टाइम लॉग नहीं होगा। तो ये 3 बिंदु याद रखना, मेन तो वही था। तो मैं आशा करता हूं कि आपको आज का पूरा सेशन समझ में आया होगा, मजा भी आया होगा। फिजिक्स के हमने सारे सिद्धांतों को खत्म कर लिया है, ठीक है। ये जो है महत्वपूर्ण उपकरण, इनका उपयोग, इसे आप लोग नोट करके याद कर लोगे सीधा सीधा, ठीक। और ये कुछ हैं वैज्ञानिक उपकरण और उनका प्रयोग, सीधा सीधा याद कर लेना, क्योंकि यहां से प्रश्न बनते ही बनते हैं, ठीक। तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, ठीक है, बाकी के सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ जाइए, ठीक। तब तक अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग केमिस्ट्री का और बायो का जितने भी सिद्धांत हैं एक एक वीडियो में खत्म करेंगे। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।